कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, फिजिक्स का नया बैच आपके लिए चल रहा था, तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है। आज की वीडियो में हम गॉस की प्रमेय क्या है और गॉस की प्रमेय का प्रूफ यानी गॉस की प्रमेय को लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से, 24-25 मतलब, समझ रहे हो? ठीक है। गॉस की प्रमेय होती क्या है, बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में समझेंगे हम। जैसे हमने सीखा था कि भाई ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए इतना क्या है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ओके, मान लिया सर आपने ये वैद्युत क्षेत्र बता दिया। ओके, वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है, यहां पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी बहुत सारी, है? ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इस वाले पृष्ठ का, यानी कि ये पृष्ठ मैंने एस ले लिया, इस वैद्युत क्षेत्र में ये वाला पृष्ठ मैंने ले लिया। जब ये पृष्ठ ले लिया तो हमने वैद्युत फ्लक्स, हमने इससे पहली वाली वीडियो में सीखा था, तो इससे इस पृष्ठ के तल से कितनी लंबवत रेखाएं निकल रही होंगी, वो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। वो क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स। यानी कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, ये पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इसके लंबवत, वो वैद्युत फ्लक्स होता है। ये हमारा एस एक पृष्ठ था, इससे इतनी बल रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या ज्ञात करा है, इसका कितनी बल रेखाएं हैं, उससे हमको ज्ञात हुआ कि इसका फ्लक्स कितना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इसकी कुल वैद्युत बल रेखाएं निकाली। क्या निकाली? कुल वैद्युत बल रेखाएं निकाली। ठीक है, यही काम तो कर रहे हैं हम। वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमने क्या किया कि इस पृष्ठ के लंबवत कितनी, यानी पृष्ठ, ये बात तो लिखो, पृष्ठ के लंबवत कुल विद्युत बल रेखाएं जो होंगी वही आपके वैद्युत फ्लक्स के बराबर होंगी। ठीक है, पहली बात। अब ये जो वैज्ञानिक थे गॉस, इन्होंने अपना दिमाग अलग से चलाया। हर आदमी अपना दिमाग अलग से चलाता है। तो इन्होंने क्या किया कि किसी पृष्ठ का, इन्होंने बताया कि भाई मैं इसी पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो वैद्युत फ्लक्स ही, लेकिन अपने तरीके से। इन्होंने क्या तरीका बताया? इन्होंने बताया कि भाई तुम इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का यूज कर रहे हो, पर मेरे पास एक और आइडिया है। क्या आइडिया है? इन्होंने आइडिया बताया कि इस पृष्ठ का जो कुल आवेश कितना है, पहले तो वो देख लो। क्या है? इस पृष्ठ का कुल आवेश निकालो पहले कि कुल आवेश है कितना इस पृष्ठ के अंदर। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है और उस आवेश में एप्सिलॉन 0 से भाग कर दो। एप्सिलॉन 0 का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन 0 का मतलब है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, तो इस पृष्ठ का कुल आवेश कितना है और उसमें हम एप्सिलॉन 0 का भाग कर देंगे, तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। क्या निकल आएगा? वैद्युत फ्लक्स। बात समझ में आई? तो ये बात इन्होंने बोल दी। तो इन्होंने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ऐसे इसको परिभाषा बनाने के लिए थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया कि इस आवेश का, यानी कि इस आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, क्योंकि इसको मैं 1/एप्सिलॉन 0, जैसे किसी चीज को x है, x को 2 गुना कर दूं मतलब 2 की गुणा, x को मैं 5 गुना कर दूं मतलब 5 की गुणा, ऐसे ही इस x को मैं 1/2 गुना कर दूं तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे इस कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो यही स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। या फाई ई बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर 1/एप्सिलॉन 0 × Q।
या फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉट इट? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे। बात समझ में आगे हो गया अच्छे से? ठीक है। चलिएगा, इसी चीज को हम प्रूफ करने वाले हैं। चलो, प्रूफ करने के लिए हमको दो तीन चीजों का मतलब ज्ञान होना चाहिए, उसको हम अभी आपको समझाएंगे। देखिएगा, पहले यहां पे करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हमने माना कि एक कोई भी गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या है कि एक गॉसियन पृष्ठ समझ लो। पहले गॉसियन पृष्ठ का मैं जिक्र करूंगा तो गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। गॉसियन पृष्ठ पहले तो नॉर्मल भाषा में ऐसा समझ लो, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे वही आपका गॉसियन पृष्ठ होगा। लेकिन गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? पहली बात तो ये गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। ये वास्तव में नहीं, हम अपना केवल कल्पना कर लेंगे कि ये गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। यानी ये कैसा है? पहली चीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर गॉसियन पृष्ठ क्या है? एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। और दूसरी चीज कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहती है। भाई, तीव्रता कैसी रहती है? समान। बस ये दो बातें हैं। यानी कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहती है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। मतलब ये कि गॉस की प्रमेय हम जहां पर लगाएंगे वहां पर जो पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए? एक समान है, समविभव पृष्ठ होना चाहिए, जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, अर्थात वहां पर आवेश समान हो, अर्थात वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। बात समझ में आई? यानी कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, तो यहां पर इस बिंदु पर देखूं मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वाले बिंदु पर देखूं, इस पर देखूं, इस पर देखूं, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ आप समझ लिए होंगे। तो माना कि हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, यहां पर लिखेंगे माना हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ है, ये मैंने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। ऑलराइट, ठीक है, तो यही थ्योरी आप लिखते रहेंगे। माना हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ, चलो मैं लिख दे रहा हूं थ्योरी, आपको समझ में भी आता रहेगा। यहां पर माना हमारे पास एक गॉसियन पृष्ठ S है। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ मैंने S मान लिया। ठीक है, ओके, यहां पर लिख दे रहा हूं, ये एक S है गॉसियन पृष्ठ। इसके किसी बिंदु पर एक बिंदु P है, यानी इसके भीतर एक बिंदु O है, O, P मत कहो, O है। इसके भीतर एक बिंदु O है, ये रहा O। ठीक है, जहां पर प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश, प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश है। जहां पर प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश है, भाई इस पर मैंने प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश रख दिया, इस वाले बिंदु पर। ठीक है, ये जो है आपका O बिंदु है, जहां पर मैंने प्लस Q कूलाम बिंदु आवेश रख दिया। ठीक है, इससे इस बिंदु O से R दूरी पर गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर है। मतलब इसके R दूरी पर, यानी यहां से मैं ऐसे ये रहा R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ये रहा
सूक्ष्म क्षेत्रफल ये ठीक है, ये हमने मान लिया। ये यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ये आपका है डी ए वेक्टर, सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये डी ए वेक्टर, ठीक है। चलिएगा, ओके, ऑलराइट। ये आर बिंदु पर एक बिंदु पी मान लीजिएगा। आर बिंदु पर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि ओ बिंदु से आर दूरी पर गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु पी है, ठीक है, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने ये डी ए वेक्टर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल पर एक बिंदु पी मान लेता हूं, यहाँ पर लिख दिया आपने। ये इस बिंदु से आर दूरी पर गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए वेक्टर है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए वेक्टर पर एक बिंदु P है, तब यहां पर हमने क्या मान लिया, एक ही सूक्ष्म क्षेत्रफल पर एक बिंदु मैंने P मान लिया। ऑलराइट, ठीक है, यहां तक समझ में आई सारी बातें कि भाई हमारे पास S एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके भीतर एक बिंदु O है जहां पर प्लस Q कूलम आवेश रखा है। इससे R दूरी पर, ये रहा R दूरी, इससे R दूरी पर एक बिंदु, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है। इस गॉसियन पृष्ठ पर ये एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिस पर एक बिंदु P है, ओके। अब यहां से हम कुछ चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, एक पृष्ठ है और ये डी ए वेक्टर ये भी एक छोटा सा पृष्ठ है। और याद से समझिए, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको कोण और घन कोण का जिक्र किया था, परिभाषा भी आपको बताई थी, पर यहां पर मैं छोटे से रूप में आपको बताना चाहूं तो समझ लीजिएगा कि यदि वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये त्रिज्या एक केंद्र है और ये आपका एक छोटा सा चाप है, ए और बी मान ले रहा हूं मैं, एक छोटा सा चाप है। इस चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसको हम समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। और ये कोई आपका पृष्ठ है, ये कोई आपका पृष्ठ है और इस पृष्ठ से इस के केंद्र पर जो कोण बनता है, या आप ऐसे करिएगा, इसका केंद्र इसके अंदर होगा तो ये पृष्ठ आपका इस केंद्र पर जो कोण बनाएगा, जैसे कि ये आपका पृष्ठ है और ये केंद्र पर इसके अंदर कोई केंद्र है, यहां पर जो कोण बनेगा इस टाइप का, ये गोल टाइप का जो कोण होगा उसको हम घन कोण कहते हैं। इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, घन कोण को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और थीटा बराबर क्या होता है? चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर, क्षेत्रफल बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर, या ओमेगा बराबर ए बट्टे आर स्क्वायर होता है। इसी का वेक्टर स्वरूप भी होता है। यदि छोटा कोण, छोटा घनकोण लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? छोटा घनकोण लेंगे तो डी ओमेगा बराबर डी ए बट्टे आर स्क्वायर। तो डी ए बट्टे आर स्क्वायर आएगा तो डी ओमेगा लेंगे। और आपका ध्यान से समझिएगा, और यदि ए बट्टे आर स्क्वायर आएगा तो ओमेगा लेंगे। दूसरी चीज यहां से खास बात यह है, ध्यान से समझिएगा, एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए, जैसे कि मैं मान ले रहा हूं यह है एक आपका इस तरह से ये वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, तो ये संपूर्ण वृत्त के लिए, यानी कि संपूर्ण वृत्त के लिए जो थीटा बराबर होता है वो 2 पाई होता है। यानी कि एक बार यदि मैं सर्किल ऐसे घुमा दूं तो यहां पर कोण कितना बनेगा? 2 पाई बनेगा, यानी कि कितना बनेगा? 2 पाई, ओके। और ऐसे ही यदि संपूर्ण पृष्ठ ले लूं मैं, ऐसे पूरा पृष्ठ ले लूं और उसके द्वारा जो केंद्र पर बनाया गया कोण जो होगा, उसके द्वारा बनाया गया जो घन कोण जो होगा वो कितना होता है? 4 पाई होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण 4 पाई होता है और संपूर्ण वृत्त के लिए कोण या समतल कोण 2 पाई होता है। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए याद रखने योग्य बातें हैं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण 4 पाई होता है और संपूर्ण वृत्त के लिए कोण 2 पाई होता है। ठीक है, चलिएगा, अब आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है।
चलिए बस यही चीज मेरे को यहाँ पे बतानी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब मेरा काम बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, ये छोटा सा पृष्ठ है, तो ये छोटे से पृष्ठ के द्वारा इस वाले बिंदु पर कोई ना कोई घनकोण बना रहा होगा, ये कोई ना कोई घनकोण बना रहा होगा। इस तरह से मैं यहाँ पर एक घनकोण मान ले रहा हूं जिसका नाम मैं डी ओमेगा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा पृष्ठ है, तो पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर जो कोण बनाया जाता है उसको हम घनकोण कहते हैं। तो ये घनकोण बन गया। ओके, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से रहेगा ये ऐसे गोल। ठीक है, चलिएगा। ठीक, अभी फिलहाल हम, क्योंकि ये प्लस क्यू कूलम आवेश है, कैसा आवेश है? बिंदु आवेश है, इस बिंदु O पर रखा हुआ है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो मैं यहां पे सीधे सीधे कहूंगा प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने सूत्र आपको बताए थे पुराने कि भाई जब कोई आवेश होता है उसके द्वारा किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो क्या होता है? 1/4πε0 Q/r², इतना होता है फॉर्मूला। E बराबर 1/4πε0 Q/ इस दूरी का स्क्वायर। भाई किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, पुराने डेरिवेशन हमने किए थे, तो वो E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, चलिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमारा ये चीज तो हमको पता चल गई कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा, हम ये जो बिंदु P है इस प्रकार लेते हैं, बिंदु P जो हम इस प्रकार लेते हैं कि इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भाई ये पहली बात तो ये पृष्ठ है, ध्यान से समझिए, पृष्ठ है, पृष्ठ का जो तल है ऐसे है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी पृष्ठ का तल है वो भी ऐसे है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इस बिंदु पर वो भी इसी तरीके से है। ये E है और ये आपका dA वेक्टर है, ध्यान से समझिएगा। तो यानी पृष्ठ के क्षेत्र की दिशा, यानी कि देखो ऐसे, ये मेरे पास पृष्ठ है, ऐसा समझिएगा, ये मेरे पास पृष्ठ है, पृष्ठ का तल कैसे है? ऐसे, पृष्ठ का तल कैसे है? ऐसे, और इससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी ऐसे निकले, दोनों की दिशा कितनी हो जाएगी? एक समान हो जाएगी। तो हम इस तल को और इस बिंदु P को इस प्रकार चुनते हैं कि इसमें E और dA वेक्टर की दिशा एक जैसी हो। ठीक है, इस बिंदु पर। ठीक है, तो वो उसका भी यूज मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और dA वेक्टर की दिशा, यानी dA का मतलब उस तल का मुंह, तल का, जैसे कि एक हमने पृष्ठ लिया है, तो इस पृष्ठ का मुंह इधर है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी इधर है, तो दोनों की समान है। ठीक है, उसका क्या यूज है? उसका यूज देखिएगा, ये है, आगे बताएंगे हम, पहले यहाँ पे समझिएगा। अब हम पहले इस छोटे से क्षेत्रफल की बात कर लीजिए। जो dA वेक्टर जो छोटा सा क्षेत्रफल था, इसके द्वारा जो ये कोण बनाया हुआ है, तो वो कितना होगा आपको पता है। इस छोटे से जो पृष्ठ है इसका हम वैद्युत फ्लक्स निकालें तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से देखिएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA वेक्टर का विद्युत फ्लक्स, तो वो भी सूक्ष्म होगा। भाई सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो फ्लक्स को होगा वो भी सूक्ष्म होगा। भाई मैं कहने लगूं कि आपका ये छोटी सी चुंबक है और एक बड़ी चुंबक है, तो बड़ी चुंबक होगी वो बहुत ज्यादा लोहे को आकर्षित करेगी, छोटी चुंबक है तो छोटे छोटे कणों को ही आकर्षित करेगी। ऐसा तो है नहीं कि छोटी सी चुंबक ले रहे हो और सोच रहे हो कि मतलब पूरा इंडिया का पूरा जो लोहा है वो आपके पास इकट्ठा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा ही घनकोण आएगा, या छोटा सा ही उसका ये छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा सा ही वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है?
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनटू उस क्षेत्रफल की मल्टीप्लाई। आपने वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला आपको बताया था E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ऐसा ही था ना था। तो वैद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, यानी ये जो पृष्ठ है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो अभी मैंने निकाली थी। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है और ये पृष्ठ है कितना बड़ा, तो इतना है। तो इस वाले बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई बराबर डी क्यों लगाया, क्योंकि ये छोटा सा फ्लक्स है। ठीक है, ऐसे ही इतना निकल आया, इसको थोड़ा सा खोल देंगे तो डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई और डी ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जब हमने खोला था तो क्या आया था, ई ए कॉस थीटा आया था पुराना जब हमने खोला था, इतना ही आया था। तो ये हो जाएगा डी ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको ये चीज आपको बताई है, चूंकि हमने क्या बताई थी, ई वेक्टर व डी ए वेक्टर की दिशा समान है, तो जब समान है इसलिए हम क्या लेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे। भाई ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच यानी दोनों की दिशा एक ही में, मैंने अभी आपको बताया था, ये तल है, तल भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है, तो दोनों के बीच में थीटा कितना, 0 डिग्री। जब डी 0 है तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तब cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, इतना आ जाएगा केवल। ठीक है, और ई का मान, इसको आप समीकरण 1 मान लो, तो समीकरण 1 से ई का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, जब ई का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये है आपका ये डी ए, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहां तक आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां पर करना चाह रहा हूं इसको, अब इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं, डी बराबर इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये है Q, इसको Q को ऐसे रहने दो, इंटू इस आर स्क्वायर को इसके नीचे लिख दे रहा हूं, किसके नीचे, इसके नीचे, डी ए बट्टे आर स्क्वायर, ये मैंने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत, बात समझ में आई भी नहीं आई, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q फिर इंटू डी ए बट्टे आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर जो था ये मैंने इसके नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये भी मल्टीप्लाई में है तो इस तरह से लिख दिया। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में, बस इसके नीचे जो आर स्क्वायर था वो इधर खिसका दिया मैंने। ऐसा क्यों खिसकाया है, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं घन कोण बराबर क्या था, डी ओमेगा बराबर डी ए बट्टे आर स्क्वायर, घन कोण की परिभाषा यही थी, तो यहां पर मैं घन कोण लिख दूंगा, तो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू ये हो जाएगा घन कोण, इतना आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक मुझे बताओ, किसी को कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने सारी चीज स्टेप बाय स्टेप लेकर चला हूं। ठीक है, चलिएगा अभी ये फ्लक्स किस चीज का है, ये इस छोटे से का फ्लक्स है, यानी छोटा सा जो क्षेत्रफल लिया था हमने, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स है। इसी तरह से मैं यहां पर एक दूसरा पृष्ठ मानूंगा तो उसका भी ऐसे ही निकलेगा फ्लक्स, ऐसे ही तीसरा मानूंगा, ऐसे ही चौथा मानूंगा, ऐसे अलग अलग जितने भी पृष्ठ में मानूंगा छोटे छोटे, सभी छोटे छोटे पृष्ठों का जो वैद्युत फ्लक्स है वो इतना निकलेगा। तो मैं क्यों ना मैं संपूर्ण पृष्ठ का एक साथ निकाल दूं, भाई जब छोटे छोटे का निकल रहा है तो क्यों ना मैं संपूर्ण पृष्ठ का एक साथ निकाल दूं। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए मेरे को निकालना पड़ेगा, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, यहां से बाद में फिर मैं आपको कट करके आगे बताता हूं। मैं देखिएगा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां से आगे भी कराता हूं आपको, ठीक है। यहां से आगे मैं कराता हूं, यहां से आगे देखिएगा यहीं पे कर दे रहा हूं, यहां से आगे इतने में हो जाएगा। तो मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात कर रहा हूं, तो देखिएगा संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, अब मैं पूरे का निकाल रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स में फाई ई। देखिएगा भाई ये छोटा सा था क्षेत्रफल, तो छोटे के लिए हमने डी लगाया था। अब संपूर्ण पृष्ठ का लगाएंगे, निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स को, मैं उसको पूरा बड़ी यानी कि फाई ई से प्रदर्शित कर दे रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात वही रहेगी, इसी तरीके से 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू। अब ऐसे ये छोटा सा भाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसके द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया घनकोण, ऐसे ही जब मैं इसका लगाऊंगा तो ऐसे ही छोटे छोटे घनकोण बनेंगे बहुत सारे। तो मैं सभी अलग अलग घनकोण को ना लेकर मैं टोटली में क्या ले रहा हूं, एक ऐसे समाकलन का साइन, समाकलन का लगा दीजिए या आप सिग्मा का लगा सीधे, इसका मतलब है योगफल है। और इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ, इस गोल का मतलब क्या है कि संपूर्ण बंद पृष्ठ का टोटल घनकोण ले लूं मैं, इस बंद पृष्ठ का यानी जितने भी इसमें घनकोण बनेंगे इस पृष्ठ में, उन सभी का मैंने एक साथ योग कर दिया। बात समझ में आई भाई? ये चीज तो सभी में कॉमन रहेगी, बस घनकोण बदलेगा, इसका घनकोण, इसका घनकोण, इसका घनकोण, अलग अलग घनकोण की जगह पर फिजिक्स ये कहती है जब संपूर्ण गोल चीज है, बंद चीज का आप निकालो, गोल ना कोई भी बंद चीज हो तो उसके लिए समाकलन लगा दो और ऐसा गोल सा करके लिए डी ओमेगा लगा दो। मतलब ये संपूर्ण, इसका मतलब क्या है घनकोण, तो ये सूक्ष्म घनकोण था, तो ऐसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म हमने इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ के सभी घनकोण जोड़ दिए। और हमने आपको बताई थी कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना था, घनकोण संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण जो होता है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण का मान कितना था टोटल, 4 पाई। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू ये वाली जो चीज है संपूर्ण पृष्ठ के लिए घनकोण कितना हो जाएगा, 4 पाई। समझ में आई बात, नहीं आई? अब क्या हो जाएगा, इस 4 पाई से ये 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू ये आ गया। क्या यही गॉस की प्रमेय है? बिल्कुल जी हाँ, या आप इसको फाई ई बराबर Q/ε0 भी लिख सकते हो। यही आपका वैद्युत फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो यही आपकी गॉस की प्रमेय है, यानी कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के से घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही आपकी गॉस की प्रमेय होती है। बात समझ में आ गई? बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। इतना इजी और इसने सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि काश ही कोई इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करे। लेकिन हाँ, अभी भी आपको कोई डाउट या कोई समस्या, कोई आपत्ति विपत्ति, कुछ भी चीज आपके दिमाग में आ रही हो इस डेरिवेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा, वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब